नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 7 हमारा अतीत का पाठ नंबर 2 है नए राजा और उनके राज्य। नए राजा और उनके राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किसी न किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है और साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंश को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए आप, जो 7वीं से 12वीं शताब्दी में यहाँ पर शासन किया, विभिन्न वंशों को यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मानचित्र में, अगर हम देखें मानचित्र में गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? बिल्कुल। आप देखिए, दक्षिण भारत से अगर हम आए तो यहाँ पर पांड्य राज्य दिखाई दे रहा है आप लोगों को। पांड्य राज्य आज के आधार पर अगर हम कहें तो लगभग केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा इसमें आता है। साथ ही साथ उसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रकूटों का शासन यहाँ पर चलता था। इस क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का शासन हम कह सकते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र का कुछ भाग और आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखें कि किस तरीके से पूर्वी चालुक्य के विषय में यहाँ पर दिया गया है। पूर्वी चालुक्यों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि पाल शासन यहाँ पर फैला हुआ था, बिल्कुल बंगाल वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। और चालुक्यों की बात करें तो यह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कुछ हिस्सा हो सकता है कि इसका छत्तीसगढ़ के आसपास, झारखंड में भी हो। उसके बाद गुज्जर प्रतिहार अगर हम देखें तो इनका जो शासन था वो राजस्थान और मध्य भारत में फैला हुआ था। वही चौहान या चौहानों का भी शासन मध्य भारत के आसपास दिखाई देता है, जो क्षेत्र लगभग राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और साथ ही साथ यूपी तक हम इसे मान सकते हैं, अपने यूपी के आगे उत्तराखंड तक। और यहाँ देखें मध्य प्रदेश से आगे पंजाब के क्षेत्रों से तक ये राज्य लगे हुए थे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परिवर्तनों की सीमाएं यहाँ पर आप लोगों ने देखी। अंडमान और निकोबार तट यहाँ पर है, लक्षद्वीप हमारे अरब सागर में है। आइए देखें नए राजवंशों का उदय किस प्रकार से हुआ, उसके विषय में थोड़ा संक्षेप में जानकारी यहाँ पर दी गई है। 7वीं कक्षा में 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। बड़े बड़े जो सरदार होते थे 7वीं शताब्दी तक जो इस उपमहाद्वीप में बड़े भूस्वामी सरदार होते थे वह अस्तित्व में आ गए थे। राजा लोग उन्हें क्या कहते थे? मातहत या सामंत कहते थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, मातहत या सामंत? उनसे उम्मीद की जाती थी कि वह राजा के स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और सैन्य सहायता प्रदान करें। जो ये मातहत या भूस्वामी, बड़े भूस्वामी होते थे, मातहत या सामंत, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो हाजिरी लगाए दरबार में और साथ ही साथ क्या करें, राजा के लिए उपहार लाएं और सहायता प्रदान करें अगर राजा को उनकी सहायता की ज़रूरत हो। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर ये सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। जैसे ही इनकी प्रतिष्ठा, पद बढ़ता था या नहीं इनकी सेना बढ़ती थी तो ये सामंत अपने को सामंत या महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी तो अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा करते थे। कई राजा ऐसे हुए जो अपने स्वामी
के सत्ता से स्वतंत्र होकर खुद उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ऐसे ही आप लोग देखेंगे। इस तरह एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, शाब्दिक अर्थ मतलब सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह मान लिया जाता था कि इसमें याजक या जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। कक्षा 7 एनसीईआरटी के अनुसार आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूटों का संस्थापक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग ने चालुक्य अपने स्वामी चालुक्य नरेश को अपदस्थ करके क्या कर लिया, अपना हिरण्य गर्भ या नहीं क्या होता था, सोने का गर्भ एक अनुष्ठान किया जाता था। उसके द्वारा पुरोहितों के द्वारा जो व्यक्ति क्षत्रिय नहीं भी है उसे क्षत्रिय घोषित कर दिया जाता था। जब वह हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान करता था तो उसे क्षत्रिय घोषित किया जाता था, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या न हो। उसे फिर से दोबारा जन्म मानते हुए क्या मान लिया जाता था, क्षत्रिय मान लिया जाता था। कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ और उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण, गुज्जर प्रतिहार, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। गुज्जर प्रतिहारों के जो आदि पुरुष हैं हरिश्चंद्र हैं, वो क्या थे, ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य का सफलतापूर्वक स्थापना की। यहाँ पर आप लोग देखें कि कई ऐसे राजवंश थे जिन्होंने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया और इसमें से प्रमुख जो वंश हैं कदम्ब है, मयूर शर्मण है, गुज्जर प्रतिहार है, ये प्रमुख वंश थे। यहाँ पर एक चित्र आप लोगों के सामने दिया गया है। लौरा का यह भित्ति चित्र है और चित्र नंबर 15 पर है, गुफा नंबर 15 पर है भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। राष्ट्रकूट काल की ये क्या है, एक कृति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान विष्णु को पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। भगवान जो विष्णु ने पुरुष सिंह या नहीं नरसिंह का अवतार लिया था, उस रूप को यहाँ पर दिखाया गया है। राज्यों में प्रशासन के विषय में आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो प्रशासन था किस प्रकार का था। इन राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती या नहीं तीनों भुवनों का स्वामी, तीनों लोकों का स्वामी और इसी तरह अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर ली थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ साथ ही किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। अनेक उन्होंने उपाधियां ले ली थी और उसके साथ साथ वह क्या करते थे, अनेक लोगों के साथ अपना सामंजस्य बैठा के रखते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। जो भी इन राज्यों में उत्पादक वर्ग के लोग रहते थे, कृषक रहते थे, पशुपालक रहते थे, कारीगर रहते थे, इन सब से संसाधन इकट्ठे करवाए जाते थे। इसको अक्सर अपने उत्पादों में से एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था और जो नहीं मानता था तो उसे कभी कभी हिस्से को जबरन भी ले लिया जाता था। लगान मानकर एक हिस्सा उनका ले लिया जाता था और वो क्योंकि भूस्वामी होने का दावा करते थे, राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। इस काल में अगर हम देखें 400 करों के बाद तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। जो चोल शासन था उसमें 400 से भी अधिक प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे बेट्टी,
जो नकद की बजाय जबरन श्रम में लिया जाता था। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, बेटी क्या है? बेटी एक प्रकार का कर है जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला श्रम को बेटी कहा जाता था। या नहीं, जबरन श्रम कदमाई या नहीं कि भूमि भू राजस्व। मकान पर छाजन डालने पर भी कर लगता था, और खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने पर जो सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था उस पर भी कर लगता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी कर लगता था, इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जबरन श्रम लिया जाता था बेटी के द्वारा, बेटी कर करके। और ऐसे ही मकान में छाजन डालने के लिए, यानी ही खिड़की जिसे हम कहते हैं, पुराने ज़माने में छाजन उसे कहा जाता था, उस पर कर लगता था। खजूर के पेड़ लंबे होते हैं, उसके लिए अगर सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे तो उसका भी कर लगता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनाते थे। इसी से राजा को क्या होती थी? आमदनी होती थी। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी ये इसका प्रयोग किया जाता था। संसाधन उन युद्ध को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिसमें लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारी मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती है और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी भी इस ओहदे पर होते थे। क्या होता था कि परिवारों के बीच अनेक पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो प्रभावशाली परिवारों के लोग होते थे, और ये वंशानुगत होते थे। मतलब कोई व्यक्ति अगर मातहत है, सामंत है, तो उसका बेटा भी क्या होगा? सामंत ही होगा। सेना में भी ऐसे ही होता था। अगर कोई सैनिक है तो उसका पुत्र या जो भी है उसका अपना वह क्या होगा? सैनिक ही होगा। ये उस समय के ओहदे थे, मतलब पद थे। प्रशस्तियाँ और भू अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसा ब्यौरा होता है जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता था। मिसाल के तौर पर सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में क्या करती थी? मदद करती थी। इसके बाद देखें आगे कि राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। राजा लोग क्या करते थे? कभी ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे और उसे एक ताम्र पत्र पर लिख करके दिया जाता था। जिस भी ब्राह्मण को वह भूमि दान दी जाती थी उसका ब्यौरा इस प्रकार के ताम्र पत्रों में दिया जाता था। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये तमाम ताम्र पत्र हैं। जिस को भी जो क्षेत्र मिला है उसका पूरा लेखा जोखा इस प्रकार से इन ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था, क्योंकि उस समय कागज की खोज नहीं हुई थी, कागज था नहीं, इसलिए उस समय तांबे के जो स्लेट बनाए जाते थे उनमें ये सब लिखा जाता था। नागभट्ट की उपलब्धियां हम देखें, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा कि समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति थी यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उसी तरीके से यहाँ पर नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में बताया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश, या नहीं गुज्जर प्रतिहार एक ही चीज़ है, गुज्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जो नागभट्ट थे इनका वर्णन किस प्रकार किया गया है? आंध्र सैंधव या नहीं सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा, राजा उसके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उनकी
प्रशंसा में लिखा गया है, नागभट्ट की प्रशंसा में लिखा गया है कि जैसे आंध्र प्रदेश के हैं, सिंध के हैं, विदर्भ के हैं, तमाम वो राजा कलिंग के हैं, वो राजा वैसे ही धराशायी हो गए जब वह क्या थे, युवा अवस्था में थे, राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अन्यत्र गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासियों का हिस्सा, तुरुस्क तुर्क का, वत्स्य मत्स्य का, दोनों उत्तर के राज्य राजाओं को पराजित किया। इस प्रकार से उनके बारे में एक प्रशस्ति मिलती है जिसमें उनकी प्रशंसा की गई है। प्रशस्ति का मतलब जो प्रशंसा में लिखे गए वाक्य हैं। यहाँ पर आप देखें, अभिलेख उल्लिखित इलाकों में से कुछ एक मानचित्र में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? इस प्रकार के यहाँ पर मानचित्र एक में आप लोगों से कहा गया है कि आप लोग यहाँ पर अनेक प्रशस्तियाँ देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा मानचित्र साफ नहीं है, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख है, समुद्रगुप्त के विषय में पहाड़पुर स्तंभ लेख है। ऐसे ही आप लोग और भी देख सकते हैं किताब में, आप लोगों को ज़्यादा आसानी से दिखाई दे रहा होगा। ये हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखें कि कक्षा 7 के पाठ नंबर 2 में और क्या क्या सी चीज़ें दी गई हैं, जानने का प्रयास करेंगे। ये आपके सामने ताम्रपत्र अभिलेख थे, प्रशस्तियाँ थी, ताम्रपत्र प्रशस्तियाँ थी। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था? चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश यहाँ पर है। चोलों के द्वारा जो भूमि दान किए गए उसके विषय में यहाँ पर है। हमने मिट्टी की मेड़ें बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, बंदरगाह, एक गांव, बाबी, चबूतर, नहर, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। पूरा विवरण लिखा गया है कि वहाँ पर क्या क्या है। ये पूरा उस ताम्रपत्र पर लिख दिया जाता था। चोलों ने जो भूमि अनुदान किया है उसके विषय में यहाँ है। जिसे यह भूमि मिलती है वह इसमें कर वसूल कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाले कर वसूल सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले के बड़े कमरे बनवा सकता है और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। जरूरी हो तो वह सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण करे। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उसकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि वह कैसे इस्तेमाल करता होगा। आप देखेंगे इसके बाद कि किस प्रकार से ये ताम्रपत्र दिए जाते थे और क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी होती थी, आप लोगों ने यहाँ पर समझा होगा। देखें कि 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य की रचना हुई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत में लिखे गए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन से पहले इन इतिहासों समेत अनेक इतिहास के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। कश्मीर के इतिहास का स्रोत क्या है? राज तरंगणी है। प्रश्न पूछा जाता है कि राज तरंगणी के लेखक कौन है? राज तरंगणी के लेखक कल्हड़ हैं। या कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कल्हड़ के द्वारा रचित राज तरंगणी में कहाँ का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उसके नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखाता था, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह साधारण ग्रंथ है।
12वीं सदी में रची गई थी कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के विषय में चर्चा की गई है। धन के लिए युद्ध, आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते रहते थे। आप लोगों ने देखा कि कोई न कोई शासक किसी न किसी एक निश्चित क्षेत्र का शासक होता था। वह एक दूसरे शासक पर हमले करते रहता था, दूसरे के साम्राज्य को भी अपने में मिलाने या नहीं उन्हें विजित करने का प्रयास करता था। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय युद्ध किन किन के बीच हुआ। त्रिपक्षीय युद्ध गुज्जर प्रतिहार, ये एक ही हैं, गुज्जर कहें या प्रतिहार करें, राष्ट्रकूट या पाल वंशों के बीच सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण के लिए लड़ा गया। प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय युद्ध किसके लिए लड़ा गया। त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज के लिए लड़ा गया या नहीं, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए लड़ा गया। जो नागभट्ट प्रथम देखा हमने, इन्हीं के शासनकाल में गुज्जर प्रतिहार शासक थे। त्रिपक्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ और राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक ये तीन वंश या नहीं, राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और पाल वंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए कई सौ सालों तक लड़ाइयाँ चलती रही। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की गई है। जैसे कि हम पृष्ठ 62-66 के शासकों के बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे कि मतलब लोग बाग बड़े बड़े क्या बनाते थे, मंदिर बनाकर उसमें खूब धन खर्च कर और बड़े बड़े महल बनाकर अपनी वैभवता का प्रदर्शन करते थे और बड़ी बड़ी सेनाएं रखे थे इन शासकों ने, जो जिससे कि वह एक दूसरे पर विजय पा सके। आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ोगे। जब ये एक राजा दूसरे राजा पर क्या करते थे, आक्रमण करते थे, तो ये मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि मंदिरों में अपार धन संपत्ति होती थी। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान के विषय में आप लोगों ने देखा होगा। यह मोहम्मद गजनवी के नाम से जाना जाता है। ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। अगर मंदिरों को तोड़ने वाला या मंदिरों को लूटने वाले शासक के तौर पर अगर हम देखें, तो जो सुल्तान मोहम्मद गजनवी था, इसका नाम उसमें प्रमुख रूप से लिया गया है। यह 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण के विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। जो मोहम्मद गजनवी है, इसने 997 से 1030 तक शासन किया। इसने अनेक मंदिरों को क्या किया, लूटा। इसने अपने शासन को मध्य एशिया है, ईरान है और भारतीय महाद्वीप में भी यह आया। यह हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाने पर संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी था। मोहम्मद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में से एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। मोहम्मद गजनवी ने अनेक बार यहाँ पर आक्रमण किए और उसमें से उसने सोमनाथ मंदिर को विशेष रूप से लूटा, क्योंकि वहाँ पर जो मंदिर था वह काफ़ी क्या था, वैभवशाली था और उसने इस धन का प्रयोग अपनी राजधानी गजनी को वैभवशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1000 से 1026-27 तक उसने यहाँ पर 17 बार आक्रमण किए। हर बार उसने यहाँ पर लूट खसोट की। उसका यहाँ पर मेन उद्देश्य था कि भारत से खूब सोना चांदी है वो चीज़ें, बहुमूल्य धातुओं को ले जाना था। सुल्तान मोहम्मद
अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानता था। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान था, उसके दरबार में कौन विद्वान रहता था? अलबरूनी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम किसे सौंपा था? उसने अपने विद्वान अलबरूनी को। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि किताब अल हिंद, भारत की खोज भी इसे हिंदी में कहते हैं, अरबी में इसे कहते हैं किताब अल हिंद। प्रश्न पूछा जाता है कि किताब अल हिंद के लेखक कौन हैं? अलबरूनी हैं। किताब अल हिंद कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। आज भी यह इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अलबरूनी इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। इसे लिखने के लिए अलबरूनी ने संस्कृत के जो विद्वान होते थे उस समय उनसे क्या किया? कई परामर्श लिए। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे या नहीं चौहान, जो बाद में चौहान कहलाने लगे, और वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि युद्ध करने वाले एक प्रमुख वंशों में से चौहान यानी ही चाहमान थे, जिनको गुजरात के चालुक्यों से लड़ना पड़ा और उत्तर प्रदेश के किससे लड़ना पड़ा? गढ़वालों से लड़ना पड़ा। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसका शासनकाल 1168 से 1192 था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। यहाँ पर देखें कि जो चौहानों के प्रमुख शासक थे वह थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका शासनकाल क्या था? 1168 से 1192 ईस्वी। मोहम्मद गोरी से इनके 2 बार लड़ाइयाँ हुई, जिन्हें हम तराइन का युद्ध कहते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वह 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई, जबकि जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया वह 1192 में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। यहीं से जो ये दिल्ली सल्तनत है उसकी नींव आगे रखी जाती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मानचित्र 1 को दोबारा देखो, और जैसे कि हमने पहले देखा चौहानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा? हर कोई शासक वही चाहता था कि उसकी राज्य की सीमाएं अधिक बढ़े और उसका बड़े क्षेत्र में क्या हो? अपना शासन हो और खूब वैभवशाली उसका राज्य हो। यही सब कुछ चाहने के लिए इन शासकों ने क्या किए? अपने आप अनेक युद्ध लड़े। उसके बाद सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। जैसे कि हमने देखा मोहम्मद गजनवी क्या था? एक शासक था। और मोहम्मद गोरी की लड़ाई किससे हुई थी? पृथ्वीराज चौहान से हुई थी, जो 2 बार युद्ध लड़े थे, 1191 और 1192 में। चोल राज्य के विषय में हम देखें, इससे पहले हम देखें कि लगभग यह वीडियो 25-26 मिनट का हो चुका है। हम इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जैसे ही हम अपना अगला भाग लाएंगे तो इसकी सूचना, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी। यूं ही हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।